फर्स्ट वन इज, हाँ ये होगा। सो सुपरमार्केट बेसिकली कैसे मार्केट होते हैं जहां पर ग्रोसरी के आइटम्स, फूड आइटम्स और थोड़ा बहुत हाउस होल्ड आइटम्स रहते हैं, जैसे आपका रिलायंस फ्रेश, ठीक है। सो सुपरमार्केट जो है वो सेल्फ सर्विस स्टोर्स है। सेल्फ सर्विस स्टोर आजकल मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं, यानी यू विल गेट द ट्रॉली एंड यू हैव टू पुट ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट। आपको सारे प्रोडक्ट्स किसमें रखने हैं, ट्रॉली पे, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द बिलिंग काउंटर, राइट। सो सुपरमार्केट सेल्फ सर्विस स्टोर है जो वाइड रेंज ऑफ फूड मटेरियल को सेल करता है। वाइड मटेरियल यानी कि यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट, इवन आपको मीट वाले जो प्रोडक्ट, नॉन वेज मटेरियल्स, यू विल दैट इज आल्सो अवेलेबल इन सुपरमार्केट्स, राइट। सो यहाँ पर जो ये सुपरमार्केट है इसके कुछ फीचर्स क्या है सुपरमार्केट के, तो फर्स्ट लिखिए फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट। फर्स्ट पॉइंट, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, गुड्स आर डिस्प्लेड इन बल्क, लाइक वहां पर गुड्स आपके बल्क में डिस्प्लेड होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होते हैं, ठीक है। और सुपरमार्केट ना ज्यादातर आपके ना थोड़ा सा लोकेलिटीज वाले एरियाज में होंगे, मतलब आपके वो जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम रश और ट्रैफिक एरियाज में हो, बल्कि सुपरमार्केट्स आर अवेलेबल इन द लोकेलिटीज और नियर बाय, जहां पर रेसिडेंशियल एरियाज है वहां पर भी सुपरमार्केट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट लिखिए, गुड्स आर डिस्प्लेड इन बल्क, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, supermarkets are located in nearby, supermarkets are located in nearby housing areas। हाउसिंग एरिया समझ रहे हो, जहां पर कॉलोनी होता है, जहां पर बहुत सारे रेसिडेंशियल एरियाज होता है, ज्यादातर सुपरमार्केट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, ताकि लोग इजिली एक्सेस कर पाए, क्योंकि ग्रोसरी आइटम्स है, ग्रोसरी आइटम तो डे टू डे वाले आइटम्स होते हैं ना, और उनके पास ज्यादातर नॉन पेरिशेबल आइटम्स है, सॉरी पेरिशेबल आइटम्स है जो खराब हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए ज्यादातर वो कौन से एरियाज में अवेलेबल होते हैं, आपके लोकल एरियाज में। क्लियर हो गई बात, सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड फीचर इज लाइक यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे लो प्राइस के होते हैं और नेशनली एडवर्टाइज ब्रांड, मतलब नेशनलाइज एडवर्टाइज ब्रांड मतलब क्या हुआ कि वैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो नेशनली सेल होते हैं, लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे अमूल के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, समझ में आई बात। तो यहाँ पर वैसे प्रोडक्ट होंगे, वाइड रेंज के होंगे, प्राइस कंपैरेटिवली लो रहेगा, लेकिन जो पैकेज्ड आइटम है जो आपको नॉर्मल शॉप में मिलता है जो प्राइस में, वही प्राइस में आपको वहां पर भी अवेलेबल मिलेगा। क्लियर हो गई बात, या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड, बट ज्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिक्स प्राइस होते हैं, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखिए, लो प्राइसेस रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स, लो प्राइसेस रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड, मतलब लोग जो ब्रांड को जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। एंड इवन बहुत सारे सुपरमार्केट्स में आपको पार्किंग की भी फैसिलिटीज मिलती है, लाइक कन्वीनियंटली पार्किंग फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल इन सुपरमार्केट्स। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर फिफ्थ लिखिए सेल्फ सर्विस, यानी कि सेल्फ सर्विस का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, खुद से अपना प्रोडक्ट परचेज कीजिए, बस बिलिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट का क्या फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सुपरमार्केट। पहला बेनिफिट क्या हो सकता है कि वाइड वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल है, तो आप मंथली ग्रोसरी आइटम परचेज कर सकते हो यहाँ से। तो फर्स्ट एडवांटेज है कि आप वन टाइम में यू कैन मेक सो मेनी परचेजेस ऑफ ग्रोसरी आइटम, ठीक है। सो आप अपने पूरे मंथ की ग्रोसरी को इजिली परचेज कर सकते हो, कहां से, सुपरमार्केट से। क्लियर हो गई बात, तो इसमें आप लिख सकते हो, और डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स को भी इजिली परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो डेली खरीदने वाली चीजें होती हैं, है ना, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क और ऑल दीज थिंग्स, एग, वी कैन इजिली एबल टू परचेज इट फ्रॉम सुपरमार्केट, ठीक है। सो ग्रोसरी आइटम्स हम परचेज कर सकते हो, तो इसको लिखिए, सुपरमार्केट सेल अ वाइड वेराइटी ऑफ merchandises, supermarket sells a wide variety of merchandises, especially grocery items and day-to-day items. Merchandises,
स्पेशली ग्रोसरी आइटम्स और फूड मटेरियल, या फिर लिख सकते हो डे टू डे वाले आपके आइटम्स, ठीक है। और ये भी आपके डिपार्टमेंट स्टोर की तरह आपको यहाँ भी क्या फायदा है, जैसे वहां पर तो आप नॉन पेरिशेबल आइटम्स का आपका ज्यादातर स्टॉक मिलेगा, जैसे वहां पर आपको कपड़े वपड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाते थे डिपार्टमेंट में, लेकिन अब यहाँ वाले कंसेप्ट में क्या है कि आपको ग्रोसरी आइटम्स मिलेगा, है ना। सो ग्रोसरी आइटम्स आपको सिंगल वन रूफ में यू आर एबल टू परचेज एवरी, मतलब जो डे टू डे वाले घर के जितने भी चीजें वो खरीद सकते हो। तो लिखिए बेनिफिट ऑफ वन रूफ, we can buy everything under one roof, ये लिखिए सेकेंड पॉइंट, buy everything under one roof, ठीक है। सेकेंड चीज, थर्ड क्या है ऑप्शन कि लो प्रॉफिट मार्जिन, इनके पास जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट ये देंगे उसमें हमेशा डिस्काउंट होगा, हाई डिस्काउंट अवेलेबल होगा। प्रॉफिट मार्जिन कभी भी सुपरमार्केट का कंपैरेटिवली टू स्मॉल रिटेलर्स कभी भी हाई नहीं होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है, लेकिन उनका सेल इतना एक्सट्रीम है कि वो प्रॉफिट मार्जिन से उनका आराम से बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से लो प्रॉफिट मार्जिन सुपरमार्केट में, लिखे थर्ड पॉइंट लो प्रॉफिट मार्जिन। लो प्रॉफिट समझते हैं ना, लो प्रॉफिट मार्जिन कि मान लो एक रिटेलर एक प्रोडक्ट में 20 रुपए कमा रहा है तो ये मान लो 15 ही कमा रहा है, ठीक है। सो लो प्रॉफिट मार्जिन, हाई डिस्काउंट, हाई डिस्काउंट, ठीक है। तो ये दोनों इसका हमेशा डिस्काउंट रहता है। फोर्थ पॉइंट है कि आप कस्टमर डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन परचेजिंग द ग्रोसरी आइटम, इजिली उनका जो भी वो डे टू अपना जो भी उनकी हैबिट है, जो भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं इजिली रिकॉग्नाइज करेंगे, देखते जाएंगे और पुट करते जाएंगे ट्रॉली में, तो दे डोंट नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन चूजिंग द प्रोडक्ट। बहुत सारे चॉइस भी रहेंगे आपको अवेलेबल रहेगा और सब कुछ विजिबल रहेगा, समझ रहे हो, सब कुछ विजिबल रहेगा। अब जैसे छोटे से रिटेल स्टोर में जाते हैं वहां पर आपको पूछना पड़ता है ये है, ये सामान है ना, बट इन द केस ऑफ द supermarkets and department store everything is visible, whatever is available that is visible, so you are easily able to choose the product, you don't need to wait and you don't need to ask, you can easily take the product, तो एक convenience way में बहुत better option है supermarket। क्लियर हो गई बात। एंड जस्ट इमेजिन कि हम एक स्टोर में जाएंगे तो उसके यहाँ से हमने वीट वगैरह लिया, मतलब आटा फ्लोर लिया, राइस लिया, दूसरे स्टोर में गए डेयरी प्रोडक्ट्स लिया, तीसरे स्टोर में गए वेजिटेबल, सो लाइक इस तरीके का सिचुएशन नहीं है, ग्रोसरी आइटम्स और फूड मटेरियल सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल। क्लियर हो गई बात। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि ये पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम पे करता है, तो आपको नॉन पेरिशेबल आइटम्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दे आर बेसिकली वर्किंग विद ओनली फूड, जो होते हैं ना फूड या प्रोडक्ट लाइन इनका क्या है, फूड, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट लाइन क्या चल रहा है, फूड। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जिनको डेली ग्रोसरी आइटम्स खरीदना होगा सिर्फ वही वहां पर जाएंगे, नॉर्मल परचेजिंग और शॉपिंग के लिए नो वन इज गोइंग टू विजिट दैट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन, लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन यानी प्रोडक्ट लाइन काफी लिमिटेड है, ठीक है। सेकेंड लिखिए फ्यूअर कस्टमर सर्विसेज, फ्यूअर कस्टमर सर्विसेज, like in the department store we already saw na ki in every department there are sales representative, they are guiding you, they are basically giving you advice ki which product is suitable for you, what is your demand, मतलब वो query सुनने के लिए willingness होता है department store में, है ना। उनका main मकसद होता है कि आप उनके यहाँ पहुंचे तो प्रोडक्ट खरीद के जाए। तो सुपरमार्केट इज ऑल्सो द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट यहाँ हर चीज के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक के लिए एक्सट्रीम सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कम लिमिटेड सर्विस अवेलेबल है सुपरमार्केट में। तो इसमें लिख सकते हैं फ्यूअर कस्टमर सर्विसेज, लिखो फ्यूअर कस्टमर सर्विसेज। ज्यादातर फूड मटेरियल है तो हमें एक्सट्रीम नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे तो नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्या है प्रोडक्ट का जो कन्फिगरेशन जानने की इच्छा होती है हमें होती है ना, ये प्रोडक्ट्स के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, बट फूड के लिए इस तरीके का कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस एक्सट्रीम नहीं मिलेगा कभी, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ सुपरमार्केट, यानी कि ये बहुत एक्सपेंसिव क्राइटेरिया है सुपरमार्केट को ओपन करना, रिस्की भी है क्योंकि ज्यादातर इनके पास फूड मटेरियल होता है, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल वैसे वाले फूड मटेरियल जो पैकेज्ड होते हैं, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद 24 मंथ्स 1 ईयर ऐसे एक्सपायरी होता है। तो ज्यादातर इनके पास होते हैं जो डे टू डे वाले सेल वाले प्रोडक्ट्स, उनके खराब होने के, ओवर स्टॉक होने के, स्पॉइल होने के चांसेस हैं। तो ये कई बार बहुत एक्सपेंसिव बोल सकते हैं सुपरमार्केट को चलाना, दैट इज अ एक्सपेंसिव क्राइटेरिया। क्लियर हो गई बात? अब मान लो कि किसी सुपरमार्केट में 50 केजी कोई, मान लो कि कोई प्रोडक्ट आया, ठीक है, कोई वेजिटेबल आया, वो नहीं सेल होगा 3 दिन के बाद, वो क्या हो जाए, खराब हो सकता है, राइट? सो हो सकता है ना कि ओवर स्टॉक, या ओवर स्टॉक क्या हो सकता है, उससे स्पॉइल हो सकता है प्रोडक्ट, तो दैट इज अ एक्सपेंसिव क्राइटेरिया, या फिर इस सुपरमार्केट को रन करना महंगा पड़ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए एक्सपेंसिव, डिसएडवांटेज में लिखिए एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ऐसे खैर मैंने आपको कस्टमर सर्विस करा दिया, लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन और एक्सपेंसिव। एक और चीज है गिवन, सुन लीजिए क्या है, कि प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट जिनको खरीदने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन की, नॉलेज की जरूरत होती है, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना सुपरमार्केट से बहुत ही मुश्किल है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो वन टू असिस्ट। तो वही लो कस्टमर सर्विस में आ जाएगा वो। क्लियर हो गई बात? सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सुपरमार्केट क्लियर? अभिजीत, आशुतोष, बाकी बच्चे क्लियर हो गए सबको? उत्सव, अभिषेक, प्रिया, डन? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स। लिखिए, करवाऊंगी, वॉलमार्ट पे करवाना है। लिखिए, चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स में, इन दिस फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग, मतलब इस तरीके की रिटेल के फॉर्मेट में, अच्छा फॉर्मेट समझते हो क्या होता है? क्या होता है? डिजाइनिंग कह सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि बेसिकली इस पर्टिकुलर, हाँ, नोटबुक का ये फॉर्मेट है, आउटलाइनिंग ये है एक तरीके से, है ना, लुक ऐसा है, तो यही बोला जा रहा है कि ये जो फॉर्मेट है रिटेलिंग का, बेसिकली चेन स्टोर, ये इसमें क्या होगा कि ऐसे स्टोर जिनके एक या मतलब एक से ज्यादा स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, इनको कहते हैं हम चेन स्टोर। जो मतलब एक जगह पे बहुत सारे अवेलेबल हो, जैसे बाटा बहुत सारे हैं, है ना, डब्ल्यू बहुत सारे हैं। सो इस तरीके की रिटेलिंग में, चेन स्टोर में, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इनका जो नंबर होगा इनके स्टोर का, वो एक से ज्यादा होगा। ठीक है, और इनको हम कई बार मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं, लाइक चेन स्टोर, और अमेरिका में इसको बेसिकली मल्टीपल शॉप्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चेन स्टोर्स इनको अमेरिका में कहते हैं, यूरोप में इनको कहते हैं मल्टीपल शॉप्स। ठीक है, तो ये आपके लिख लो इसमें थोड़ा सा क्या है। और चेन स्टोर के एग्जांपल्स में लिख सकते हो, सबवे, सबवे लिखो, सबवे आप लोगों ने खाया होगा उसमें। ठीक है, सो बहुत ही बेटर, एक मिनट इसको, ओके लेट्स स्टार्ट। सो चेन स्टोर में लिखिए, इन दिस फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग, in this format of retailing, a chain store consists of two or more stores. A chain store consists of two or more stores sell the same kind of merchandise या merchandises, and are owned and are owned, OWNED, and are owned and managed by a single owner. समझ में आई बात? जैसे एक ही ओनर होगा और उसके मल्टीपल चेन स्टोर होंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना, चेन स्टोर में भी दो टाइप है। जैसे एक ही पर्सन है जिसने अपने बहुत सारे स्टोर को ओपन कर दिया, ठीक है, और एक होता है कि वो स्टोर को उन्होंने कंपनी फॉर्म कर दिया और उसके फ्रेंचाइजी के थ्रू उन्होंने उसके मल्टीपल चेन्स ओपन किए। आई बात समझ में ना? सो बोथ आर चेन स्टोर। अब एग्जाम्पल में इसमें लिखिए क्या होता है।
एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप वॉलमार्ट, वॉलमार्ट, सबवे, वॉलमार्ट, सबवे, बॉडी शॉप. आई थिंक बॉडी शॉप इज ऑल्सो नॉट इन रेवेन्यू. 2016 में भी लगभग 486 मिलियन के अराउंड रहा है. तो मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली. इवन बिल गेट्स से भी पहले दे वर रिच. रिचेस्ट में सबसे पहले नंबर 1 पे वही आते थे. बट अभी अगर मैं बात करूं तो वॉलमार्ट जो है इंडिया में अवेलेबल 28 स्टोर अवेलेबल थे. बट दैट इज नॉट लाइक रिटेल की तरह नहीं था, वो एक होलसेल की तरह था. ठीक है. तो इंडिया में माना जाए तो वॉलमार्ट नहीं है. और जो भी 28 जो भी स्टोर जैसे थे ना अवेलेबल, वो भी फ्लिपकार्ट ने उसको भी ले रखा है. फ्लिपकार्ट ने उसको ले लिया है. हाँ, फ्लिपकार्ट ने ले लिया है. फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से वो चल रहा है. और ऐसे 28 कंट्रीज में ऑलरेडी वॉलमार्ट है. तो इंडिया में तो एक तरीके से वो अवेलेबल नहीं है. और आपका जो सबवे है दैट इज अ फूड चेन. जैसा आपका मैकडी वगैरह है उसी तरीके से सबवे है. एक बार सर्च करना उसके बारे में. एंड द थर्ड वन इज बॉडी शॉप. दैट इज अ कॉस्मेटिक मटेरियल शॉप. कॉस्मेटिक मटेरियल का वो स्टोर है. क्लियर हो गई बात. चलिए नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर में क्या होगा, इसमें लिखिए when one or more shops are run under one name. यानी कि मतलब यहाँ पर जो बेसिकली ब्रांड नेम होगा that will be similar, like Subway, 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 Subway. So the brand name will be same and the chain is available, यानी store is available more than one. ठीक है. तो इसमें लिखिए when one or more shops are run under, when one or more shops are run under one name or brand. ठीक है. और कभी भी याद रखना चेन स्टोर इज ऑलवेज अंडर द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. यानी इसको कंट्रोल किसी एक सेंटर हेड के द्वारा किया जाता है. जैसे यहाँ पर मान लो जितना भी बाटा है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेन बाटा फैक्ट्री जो यहाँ पर है, या फिर इसकी जो ऑफिस है वहां से होगा कंट्रोल, है ना. या फिर उसका जो रीजनल ऑफिस है कहीं एक पर्टिकुलर जगह, जैसे कोलकाता अगर मान लो रीजनल ऑफिस है तो वहां से कंट्रोल होगा. क्लियर होगी बात. सो सेकंड पॉइंट लिखिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर ऑल द शॉप्स. फर्स्ट पॉइंट लिख लिया ना. सेकंड पॉइंट लिखिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर ऑल द शॉप्स. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर ऑल द शॉप्स यानी जितने भी शॉप्स हैं उन सबको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, एक सेंट्रल हेड के द्वारा. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेज लिखिए. एडवांटेजेस क्या होगा लिखिए. हाँ, एडवांटेजेस लिखिए. अब लिखा हुआ एक इंटीग्रेटेड स्टोर, तो क्या फायदा होता है, ऐसे भी समझ आ गया चेन स्टोर सारे इंटीग्रेटेड स्टोर. एडवांटेजेस क्या होगा इसका, सबसे पहला कि स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस. लाइक हर जगह पे आपको हर एक जो भी सिमिलर प्रोडक्ट है उसका प्राइस आपको सिमिलर मिलेगा, सेम मिलेगा. Like if it is selling 50 rupees in that shop, you will get it in 50 in another shop as well, right? Same model or same type of merchandise के लिए you have to pay the similar price in the different chain store. Clear होगी बात. तो लिखिए first advantage standardized price. ठीक है. Second लिखिए low advertisement cost. इसका मतलब क्या हुआ लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. एग्जैक्टली. यहाँ पर जो कॉस्ट है ना वो सब कौन बेयर करेगा, बेसिकली कंपनी और जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है या हेड ऑफिस है उसके द्वारा. जो पर्टिकुलर चेन स्टोर है आइदर फ्रेंचाइजी से उसने अपना स्टोर ओपन किया हो या तो फिर वो कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया हो. पर्टिकुलर हर एक चेन स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एडवर्टीजमेंट करने का, सेंट्रलाइज्ड एडवर्टीजमेंट होता है यहाँ पर. इसीलिए लो कॉस्ट आपको एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा. अगर मैंने कोई स्टोर ओपन किया है तो मेरा काम एडवर्टीजमेंट करने का नहीं है, एडवर्टीजमेंट कंपनी करेगी, सेंट्रलाइज्ड जो है वो करेगी. नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और है कि नो नीड टू लुक फॉर द कॉस्टली एंड सेंट्रलाइज्ड लोकेशन. जो चेन स्टोर्स होगा ना, मतलब उसके लिए कोई बोल सकते हैं ना कि आपको बताना तो पड़ेगा ये लोकेशन वेयर यू आर स्टार्टिंग इफ यू आर टेकिंग फ्रेंचाइजी. अदरवाइज अगर आपको स्टोर कंपनी ने ओपन किया तो अपने हिसाब से वो ओपन करेंगे किसको, स्टोर.
ठीक है। और जैसे छोटे मोटे जो चेन स्टोर होते हैं वो ज्यादातर मार्केट एरिया में, लोकेलिटीज एरिया में मिलते हैं, जैसे मॉन्गिनीज है यहाँ पर, मुझे तो बहुत सारी जगह पे आई सॉ दैट, राइट। सो इन शॉर्ट ये जो आपका एक एडवांटेज है कि लोकेशन कॉस्ट आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, नो मतलब लोकेशन कॉस्ट विल बी नॉट एज सच एक्सपेंसिव लाइक द सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट की तरह। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, पहला इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि बेसिकली डील विद जितने भी चेन स्टोर होंगे दे आर डीलिंग विद द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, पहला इसके लिए। सेकेंड चीज है कि ये आपके चेन स्टोर कभी भी डोर डिलीवरी फैसिलिटी रेयरली ही कभी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे तो करते हैं बट रेयरली। ठीक है, सो चेन स्टोर डू नॉट प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक डोर डिलीवरी। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड आप लिख सकते हो कि दे आर डीलिंग विद द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आइदर यू विल विजिट दैट प्लेस, आपको मेन्यू सेम मिलेगा हर जगह पे। क्लियर हो गई बात। लोकेलिटी के हिसाब से भी दैट इज नॉट चेंजिंग, रीजन के हिसाब से भी दैट इज नॉट चेंजिंग। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये दो डिसएडवांटेज हो गए। एनी डाउट इन सुपर मार्केट एंड चेन स्टोर? कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो? चलिए वॉलमार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वॉलमार्ट, yes, Walmart जो है that was basically founded by Murray Walton and James Lawrence Walton, ठीक है, in 1962। उसको कब स्टार्ट किया गया? 1962। Walmart जो है वो बेसिकली लार्जेस्ट रिटेलर है, और अभी अगर हम बात करें 2016 की रेवेन्यू की तो लगभग इसका $482 बिलियन, मतलब बिलियन डॉलर उसका बेसिकली कमाई था। सोच के देखो, like $486 बिलियन। और उसके अलावा आप एप्पल जो है वो सबसे ज्यादा जनरेटिंग रेवेन्यू था उसके बाद। ठीक है, एप्पल। और अगर हम बात करें तो इसके लगभग 11,000 से ज्यादा स्टोर्स अवेलेबल हैं और 28 कंट्रीज में इन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एसटीपी मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। सेगमेंटेशन कैसे किया इन्होंने, टारगेट कैसे किया, पोजिशनिंग कैसे किया, और कैसे इनका स्टोर जो है मतलब एक इमर्जिंग रिटेल के नाम से फेमस है वॉलमार्ट। और कैसे, आपको तो पता होगा बिग बाजार का जो आइडिया था उसको भी कहां से बेसिकली डिराइव किया गया था? वॉलमार्ट से डिराइव किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री सुनते हैं कि कहां से वॉलमार्ट की स्टोरी शुरू हुई। ठीक है, सो वॉलमार्ट जो है मतलब स्टार्ट किया गया था, मतलब इवॉल्व फ्रॉम द सैम वॉल्टन्स गोल फॉर द ग्रेट वैल्यू ग्रेट कस्टमर सर्विस, यानी कि हम प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करें, ग्रेट कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करें। ठीक है, और उनका नाम कैसे फेमस थे? वो मिस्टर सैम के नाम से, जो फाउंडर है ना, ही वाज फेमस लाइक मिस्टर सैम। और उनका बिलीव था कि अगर आप मार्केट में लीडर बनना चाहते हो ना तो कस्टमर को खुश रखना, मतलब सोचो 1962 का स्टार्टेड है, उस समय कंसेप्ट, आपका मार्केटिंग कंसेप्ट तो इवॉल्व ही हुआ ही था, लगभग शुरुआत हुई थी, लगभग प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुआ था। और उनका ये वैल्यू था कि भाई कस्टमर को सर्विस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग मतलब जो सैम वॉल्टन है इनकी 1918 में मतलब इनका बर्थ हुआ। 1942 में अराउंड ये इन्होंने मिलिट्री का काम करते, मिलिट्री ज्वाइन कर रखा था इन्होंने। उसके बाद 1945 के अराउंड इनकी सर्विस एंड हो गई। ठीक है, मतलब 2-3 साल उन्होंने सर्विस किया, फिर आफ्टर दैट उन्होंने एक रिटेल स्टोर में काम किया। रिटेल स्टोर में काम करने के बाद ही ऑरिजिनेटेड दिस आइडिया फॉर स्टार्टिंग द वॉलमार्ट। क्लियर हो गई बात। उसके बाद इन्होंने बहुत छोटे से जगह से एक स्टोर ओपन किया था इन्होंने। ठीक है, वॉल्टन्स 5 and 10 ऐसे नाम करके उन्होंने एक स्टोर ओपन किया। सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा स्टोर से शुरुआत किया एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट भी फिर उन्होंने उसी को वॉलमार्ट में फिर कन्वर्ट किया, एक तरीके से नया स्टोर ओपन कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी, अब हम वापस आते हैं इसके एसटीपी मॉडल पे। अगर हम सेगमेंटेशन और इसको देखें, एसटीपी समझते हो ना, सेगमेंट किस बेसिस पे किया है? तो यहाँ पर सेगमेंटेशन हुआ है दो चीजों के बेसिस पे, एक साइकोग्राफिक पे यानी पीपल की लाइफस्टाइल पे, पर्सनालिटी, ठीक है, और दूसरा डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद इनकम, जेंडर, ठीक है, एज ग्रुप। क्लियर हो गई बात। तो दो बेसिस पे इन्होंने क्या किया, मार्केट मतलब बेसिकली स्टोर को दो तरीके से सेगमेंटेशन को यूज किया, साइकोग्राफिक को और डेमोग्राफिक। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी बिग बाजार ने भी यूज किया था, जिसको हम कहते हैं EDLP। अब EDLP क्या है? एवरीडे लो प्राइसेस।
यही EDLP का कंसेप्ट बिग बाजार ने भी शुरू किया था। फिर पहले तो वो हर दिन भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट अवेलेबल था, और उसके बाद उन्होंने वेडनेसडे को एक बम्पर डिस्काउंट देते थे बिग बाजार वाले। अब आपका वॉलमार्ट का ये आइडिया था लाना EDLP, जिसको कहते हैं एवरीडे लो प्राइसेस, ठीक है। उसके अलावा इनका जो टारगेट था, टारगेटिंग क्या था बेसिकली, ये मास इनका ना था क्या कि पर्टिकुलर कुछ लोग इनके पोटेंशियल कस्टमर नहीं थे, मास बोल सकते ना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर, मास कंज्यूमर को पे फोकस करना इनका मेन एम था। तो ये टारगेट कर रहे थे बेसिकली किस पे, लो मतलब जो आपकी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास एज वेल एज अपर मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास के सारे रेंजेस को और फिर रिच पीपल, इन सबको इन्होंने लगभग कवर कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो टारगेट इनके लिए सबको ही थे। हर प्रोडक्ट अवेलेबल था, जैसे आपके नॉर्मल हाइपर मार्केट वगैरह में अवेलेबल होता है, फूड आइटम, वेजिटेबल, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, सारे आइटम्स अवेलेबल थे। और ये लो प्राइस स्ट्रैटेजी जो था ना, इसकी वजह से कंज्यूमर उस टाइम पे, नॉर्मल जो उस टाइम पे उतना ऑर्गेनाइज सेक्टर था भी नहीं, उस टाइम पे अगर आपको ऐसा स्टोर का ऑप्शन मिलेगा जहां नॉर्मल प्राइस से भी प्रोडक्ट लो प्राइस में मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो डेफिनेटली पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। आप बिलीव नहीं करोगे, वॉलमार्ट में डेली का विजिट इतना ज्यादा अभी भी हाई है जितना कनाडा का पॉपुलेशन भी नहीं है, जस्ट इमेजिन। तो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट इज, अब पोजिशनिंग इन्होंने कैसे किया, पोजिशनिंग हाउ दे डिड। लिखनिंग इसका अगर हम देखें, सो पोजिशनिंग इसका कैसा रहा है कि लाइक प्राइसेस कम रखना। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू मेक द इमेज ऑफ योर ब्रांड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, राइट। सो हियर व्हाट दे डिड, दे यूज द लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर पोजिशनिंग। यानी वॉलमार्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए उनका सबसे अच्छा क्या बेनिफिट था कि वो लोएस्ट प्राइस के नाम पे प्रोडक्ट को इजीली सेल कर पाते थे, ठीक है। तो प्राइसिंग एडवांटेज इनके लिए सबसे बेटर रहा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज इसका मार्केटिंग मिक्स। अगर हम देखें तो किस तरीके से लोग प्रोडक्ट में कैसे डील किया है। सो इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इनके पास लगभग हर वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इसेंशियल कमोडिटीज। उसके अलावा फिर इन्होंने मूवीज वगैरह भी अवेलेबल, मूवीज वगैरह भी देख सकते हो। उसके अलावा गिफ्ट्स भी हैं, कॉलेज इसेंशियल्स हो गए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ज्वेलरी है, फोटो सेंटर्स है। तो लाइक एक तरीके से ना, मतलब ये वॉलमार्ट रिटेल कम मॉल का ज्यादा दे रहा है लोग, है ना। उसके अलावा आपके पास आउटडोर लिविंग, फर्नीचर्स, इवन फ्यूनरल आइटम्स भी इनके पास अवेलेबल था, ग्रोसरी आइटम्स, वीडियो गेम्स एटसेट्रा। सो लाइक दे आर बेसिकली डीलिंग विद एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी घर के छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर के फ्यूनरल तक दे हैव ऑल द आइटम्स। हाँ, उसके अलावा इनका प्राइस कैसा रहा है, ऑब्वियसली इनका प्राइस हमेशा लो रहा, और इनका जो मार्केट प्राइस है ना उससे 15% तक डिस्काउंट रहता था। मतलब अगर कोई चीज 20 रुपए में मिल रहा है मार्केट में, तो इनके पास लगभग समझ लो 15% कितना हुआ, 3 रुपए, तो लगभग 17 रुपए में इनके पास अवेलेबल था। समझ में आई बात? मतलब मैक्सिमम 15% तक ये डिस्काउंट देते थे, ठीक है। उसके 15 इंडिया में 50% रहता है। हाँ। फिर वॉलमार्ट जो है प्लेस की अगर बात करें तो इनका लगभग 11,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर है, 28 कंट्रीज में है। उसके अलावा ये ट्रेडिशनल स्टोर्स भी इनका ना कुछ, मतलब इट सेल्स बोथ बाय ब्रिक एंड मॉर्टर ट्रेडिशनल स्टोर्स की तरह भी है, और इनका ई कॉमर्स फॉर्मेट भी है। मतलब ये ऑनलाइन भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ई कॉमर्स, और नॉर्मल जो ट्रेडिशनल स्टोर जो अवेलेबल होते हैं फिजिकल प्लेस में, वैसे भी इनके स्टोर्स अवेलेबल। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा इनका कुछ वॉलमार्ट का कुछ और भी कैटेगराइज्ड स्टोर भी है, मतलब एक सिर्फ वॉलमार्ट नहीं, उसके अलावा कुछ कैटेगरीज में भी स्टोर है, जैसे वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर, वॉलमार्ट सुपर सेंटर, वॉलमार्ट नेबरहुड मार्केट, वॉलमार्ट एक्सप्रेस स्टोर। सो दे हैव सम कैटेगरीज ऑफ स्टोर्स अवेलेबल अंडर वॉलमार्ट। आई बात समझ में? उसके अलावा प्रमोशन की अगर हम बात करें तो वॉलमार्ट जो है वो इन स्टोर प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है। इन स्टोर प्रमोशनल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, स्टोर के अंदर खुद से प्रमोट करना। एक होता है एडवर्टीजमेंट कराना, एक्सटर्नल सोर्स को यूज करके, मीडियम को यूज करके, और एक होता है आपका इंटरनली प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को अपने स्टोर के अंदर। तो ये इन स्टोर एडवर्टीजमेंट को ज्यादातर बेसिकली क्या देते थे, वैल्यू देते थे, ठीक है, मतलब देते हैं। और सेल्स प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग। प्रोडक्ट बंडलिंग समझते हो क्या होता है? प्रोडक्ट बंडलिंग एक ऐसा प्राइसिंग मेथड है जहां पर हम, जैसे ये बॉटल के साथ हमने एक लंच बॉक्स फ्री किया,
या इस बॉटल के साथ अगर आप एक लंच बॉक्स लीजिएगा तो 50%, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग स्कीम, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट बंडलिंग, उसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया। उसके अलावा ये कई बार कस्टमर्स को ऑनलाइन गिफ्ट्स वगैरह देना, डिस्काउंट्स देना, फिर कूपन, लॉयल्टी प्रोग्राम्स करवाना, ठीक है, ये सारी चीजों से इन्होंने एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन किया और एक बहुत अट्रैक्टिव स्लोगन को भी यूज किया। और उस स्लोगन का नाम क्या है? ग्रैब इट बिफोर इट्स डन, यानी खरीद लो कि ये खत्म ना हो जाए ऑफर। ग्रैब इट बिफोर इट्स डन, सो दे यूज सच काइंड ऑफ स्लोगन एज फॉर प्रमोशन। तो ये इसका क्या था आपका मार्केटिंग मिक्स। एसटीपी हो गया, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, एंड दिस इज द, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस क्या था इनका, यहां तक समझ आया ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट। ऑनलाइन क्लास क्लियर? उत्सव एंड अभिषेक, यस उत्सव, पूछो बेटा। We are going to cover the SWOT analysis in the next class, ठीक है। फिर वॉलमार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट क्लास